मैंने जनरल स्टडी के सिलेबस में 5 दिन का क्लास ली। एक दिन आपको पूरी बेरोजगारी के बारे में बताया, एक दिन मुद्रास्फीति के बारे में बताया और 3 दिन आपको आर्थिक शब्दावली के बारे में बताया। उसके बाद में कल 10 मिनट कुछ ब्रेक हो गया था, थोड़ा इश्यू हो गया था टेक्निकल। कल मेरे पास में रात को मैसेज आए विद्यार्थियों के कि सर आप एक पीरियड पूरा तार्किक योग्यता क्षमता का हमको समझाओ, क्योंकि हमारी बहुत उत्कंठा है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इसका क्या फ़ायदा हमको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ आपके बारे में सुना ही है कभी। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, तो आज हम एक दिन के लिए सिर्फ तार्किक योग्यता क्षमता की बात करेंगे। पढ़ाई का एक दिन हम आज ऑफ कर रहे हैं। सिर्फ एक नया जो तरीका है तार्किक योग्यता क्षमता, जिसको कि सिर्फ मैं ही जनरली पढ़ाता हूँ, उसके बारे में आज एक पीरियड अपन चर्चा करेंगे। और कल से कुछ विद्यार्थियों की डिमांड पे जो कि जॉब में हैं, वो कहते हैं सर बहुत दिक्कत आती है, हम 6 बजे स्कूल से फ्री होते हैं, कई टीचर्स है या बैंक में है, तो वो लोग कह रहे हैं, तो उनकी उस पर उन्होंने कहा सर टाइम का थोड़ा इश्यू आ रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि आपका पीरियड हम बाद में देखें वीडियो, हम चाह रहे हैं हम लाइव क्लास अटेंड करें। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम, तो हमने कल से जो पीरियड है हमारा क्लास का, वो 6:15 से 7:15, 6:15 से 7:15, वो परमानेंट हमने टाइम इसका फिक्स कर दिया है, 6:15 से 7:15। ये हमारी 1 घंटे की क्लास 365 दिन की क्लास है। इसमें आपको 365 वीडियो भी मिलेंगे, जो कि एक साथ आप बाद में भी देख सकते हो। और मेरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि हालांकि बोर्ड मेरे पास हाईटेक है, लेकिन मैं पेन ड्राइव वगैरह का प्रयोग करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी के लिए वही चीज़ फायदेमंद है जो उसके समझ में आए, बाकी सब बेकार है। उस लिटरेचर का कोई मतलब नहीं है जो उसके पास पढ़ा है, चाहे कंप्यूटर में पढ़ा है, चाहे उसके मोबाइल में पढ़ा है, या हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स के रूप में पढ़ा है। जो उसके समझ में आया है एग्जाम में, उसी से वो टिक का निशान लगा के और पास हो सकता है। बाकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो कंसेप्ट जिनके क्लियर होते हैं वही एग्जाम को उत्तीर्ण कर पाते हैं। तो मैंने जो 5 आपको क्लासेस ली, उसमें पूरा प्रयास किया कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ। और मुझे खुशी है कि सामान्यतः ज़्यादातर विद्यार्थियों ने यही कहा कि सर हमारे सब समझ में आ रहा है, और ये मेरे लिए अच्छी बात है। देखिए, जब से दिल्ली में कोचिंग का अच्छा हुआ, हमने ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली वाली भी बंद कर दी है, और जो हमारा ब्यावर इंस्टीट्यूट है उस पर भी बंद कर दी है। अब हम सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, और उसमें ये सबसे जो पॉपुलर कोर्स है हमारा ऑफलाइन में, ऑनलाइन में ₹1 प्रतिदिन का, जिसमें कि हर बच्चा पढ़ सकता है। 365 दिन में हम सारा कोर्स करा देंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा, है या नहीं। बड़े आईएएस से लेके छोटे से छोटे एग्जाम में जो बेसिक सीखे है उसकी आपको जानकारी होगी। तो देखिए, तार्किक योग्यता की आज हम चर्चा करते हैं कि ये क्या है। ठीक है। देखिए, आपको मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, पूरा तार्किक योग्यता पे ही आज मेरा एक पीरियड है ये। हालांकि ये पीरियड में अक्सर कोर्स में बच्चों को 335 दिन हो जाते हैं, उसके बाद के जो 30 दिन होते हैं मेरे, उनमें मैं लेता हूँ। लेकिन मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूँ कि ये इस तरह से जो बाकी के जो 30 दिन होंगे लास्ट के, उनमें किस तरह से अपन तार्किक योग्यता को पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से हट करके है, कोच से हटके हैं, लेकिन ये आपके लिए बच्चों की परीक्षा के हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, आपको पता है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में सामान्यतः 100 प्रश्न आते हैं, है ना। 100 प्रश्न आते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में। सामान्यतः अपन मानते हैं 120 भी हो सकता है, अपन तो 100 का एवरेज लेके चलता है, नंबर वन। ठीक है। और उसके अंदर ज्यादातर एग्जाम्स में ऋणात्मक अंकन अंकन नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग।
है ना, आपने सुना होगा मार्किंग, है ना। ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। ऋणात्मक अंकन का तात्पर्य है कि जैसे 4 प्रश्न है और यदि आपका एक प्रश्न गलत हो गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो प्रश्न है, उसका जो मार्क्स आपने गलत किया तो काटा जाएगा, ठीक है। वो तो होता है ऋणात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अधिकांशतः जो एग्जाम है वो ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये प्रणाली उन एग्जाम्स में प्रयोग में ली जाती है जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाल ही में आपने देखा होगा जो कई एग्जाम्स में 500 विकल्प भी शुरू किया है कि इसका यदि आप चारों उत्तर नहीं देते हैं तो आप 500 विकल्प ये कीजिए, ठीक है ना। ये भी एक शुरुआत हुई है, वो उन प्रश्न पत्रों में हुई है जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन उसके लिए भी हम किस तरह से तार्किक योग्यता का प्रयोग कर सकते हैं, जिन प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग होती है उसको हम कहते हैं तार्किक योग्यता नहीं कहते, बुद्धि यानी कि बुद्धितात्मक योग्यता परीक्षण, है ना। उसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, लॉजिक के बजाय माइंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये तार्किक योग्यता क्षमता जो है ये इस आधार पर बनी है। अब आप कहेंगे सर इसका बेस क्या है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है या बहुत कम सुना गया है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक पेपर सेटर जो पेपर सेट करता है, हमने कई पेपर सेटर से संपर्क किया जो पेपर सेट करते हैं, उनके माइंड की स्टडी की। प्लस हमने कई खुद ने एग्जाम्स जैसे मैंने की आईएएस के लगभग 6 मेंस दिए, है ना। उसमें 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया, है ना। तो ऐसी स्थिति में मैंने 6 बार प्रिलिमिनरी क्लियर किया आईएएस का। यूपी का आरएस का मैंने 8 बार प्रिलिमिनरी क्लियर किया, आरएस प्रिलिमिनरी 8 बार, और 6 बार मेंस दिया, 4 बार इंटरव्यू दिया उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, बिहार, इन अदर स्टेट्स के भी मैंने प्रिलिमिनरी एग्जाम्स दिए, है ना। उसके बाद के अंदर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा उन एग्जाम्स को उत्तीर्ण करने के बाद में कि आखिर जो पेपर सेटर्स होता है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर सेट करता है, उसके दिमाग का एक सेट पैटर्न होता है। उस पैटर्न के आधार पर ही वो उत्तर को, उस पेपर को बनाता है। वो एक पैटर्न बिल्कुल लेके चलता है। हर व्यक्ति का अलग पैटर्न हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार कोई होता है पेपर सेटर, अजमेर के प्रश्न ज्यादा है किसी एग्जाम्स के अंदर, है ना। कई बार किसी शहर विशेष के ज्यादा है। बेसिकली वो पैटर्न है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। इतने सारे एग्जाम्स क्लियर यदि आप करोगे, उसके बाद ही ये चीज किसी व्यक्ति के समझ में आ सकती है। हो सकता है हम व्यक्ति कह सकता है कि ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक एग्जाम्स क्लियर कर सकता है जैसा मैंने किया, उसके बाद में वो निश्चित रूप से इस पे अपना दावा ठोक सकता है कि इस तरह का कोई पैटर्न है जिसके ऊपर एक पेपर सेटर के द्वारा पेपर सेट किया जाता है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से एक स्टूडेंट एग्जाम के अंदर एग्जाम देता है, तो उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बहुत मानसिक उस समय में तनाव में होता है, वो मेंटली प्रेशर में होता है। उसको ये लगता है कि क्या उसको आता हुआ भी नहीं आता है। एग्जाम में आपने देखा होगा, एक इसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन प्रेशर, है ना। साइकोलॉजी होती है कि कई चीजें अपने को आती ही भूल जाती है, बाहर निकलती अपने को याद आ जाती है। यदि ये भी स्टडी है हमारे पास में, मेरी स्टडी है कि यदि एग्जामिनेशन में सेंटर के अंदर यदि किसी बच्चों को पेपर दिया जाए, वही पेपर यदि किसी बच्चों को बाहर कराया जाए ओपन में कि भैया इससे तेरा फेल पास होने का कोई लेना देना नहीं है, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा बाहर। एग्जामिनेशन सेंटर में वो एक दबाव में होता है। तो जिस तरह से स्टूडेंट दबाव में होता है, उसी तरीके से पेपर सेटर पे भी दबाव होता है पेपर सेट करने का, उस पर भी एक पैटर्न सेट करने का। क्योंकि यदि वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कि आपने पेपर सही सेट नहीं किया या आपका उत्तर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, तो ये जो प्रक्रिया है, ब्लैक लिस्टेड की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से क्या होता है कि जो पेपर सेटर होता है वो वास्तव में उस दबाव में आकर के जो वास्तविक उत्तर होता है, उस वास्तविक उत्तर पर बहुत ज्यादा जोर देता है, उस पर फोकस देता है। वास्तविक जो उत्तर होता है उस पर बहुत अधिक जोर उसका होता है, और हर पेपर सेटर का होता है। रियल आंसर पे वो बहुत ध्यान देता है। वास्तव में आप ये कह सकते हो कि पेपर सेटर के लिए एक रियल आंसर वैसा ही उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि शादी समारोह में आप देखते हो कि कई लड़कियों की भीड़ में दुल्हन, दुल्हन का जो महत्व होता है, दुल्हन का जो श्रृंगार होता है वो अलग से नजर आता है।
इसी तरह से जो पेपर सेटर का जो उत्तर वास्तविक होता है वो अलग से नजर आता है कि ये उत्तर है, बस उसको पहचानने की जरूरत है कि उसका अतिरिक्त श्रृंगार क्या है या वो किस तरह से अलग है। वो जो प्रक्रिया, पहचानने की जो प्रक्रिया है, उसको ही हम तार्किक योग्यता क्षमता कहते हैं। एक आपके लिए नया शब्द हो सकता है, लेकिन देखिए जिस प्रश्न में मान लीजिए 100 प्रश्न आते हैं, 9 नेगेटिव मार्किंग है और आपको 70 प्रश्न आते हैं, जनरली बच्चे को 70 आता है, 75 आता है। देखिए एक चीज आप मान के चलिए कि जो बच्चा पढ़ता है और जो बच्चा नहीं पढ़ता है, यानी पढ़ता है, पढ़ने वालों में जो सेलेक्ट होता है और जो सेलेक्ट नहीं होता है, उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, 4-5 क्वेश्चंस का अंतर होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। यदि दो व्यक्ति, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो वाकई लायक है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स है कि उनका सिलेक्शन हो, लेकिन उनमें से जिनका नहीं हो पाता है, वो उनमें और जो हो गया उनमें 5-4% का अंतर होता है। जैसे कट ऑफ यदि मान लीजिए 85% गई है, 75-80% गई है, 85%, तो वो बच्चे 80% के आसपास घूम रहे होते हैं, 5% के अंदर ही होता है। और जो जो बहुत नीचे होता है, 50-60 जिनके नंबर होता है, उनका तो वैसे ही कहीं सिलेक्शन नहीं होना, वो तो मैदान में होते ही नहीं है। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो मैदान में, जो 5-10% से 2-5 नंबर से फेल हो रहा है, क्योंकि मेहनत बहुत वो कर रहा है, उसके बाद फेल हो रहा है। देखिए बहुत बच्चे ने मेहनत की, साल भर और मेहनत करना चाहिए। सबसे पहले हर स्टूडेंट को, जो कोई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना चाहता है, प्रतिदिन उसको एक टाइम टेबल बना के कम से कम 10 घंटे की स्टडी करना चाहिए मिनिमम, है या नहीं? और टाइम टेबल के अनुसार करना चाहिए, लेकिन नींद को भी उसको पूरा लेना चाहिए। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जब बच्चे ने बहुत मेहनत की और उसने 70% सही कर दिए, सामान्यतः बच्चे कर देते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे हैं, अधिकांश बच्चों को 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे, नहीं आ रहे 30 क्वेश्चन बच्चों को नहीं आ रहे। ठीक, 30 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, देखिए, जो किसी को भी नहीं आएंगे। तय हर पेपर का पैटर्न होता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे डालिए जो किसी बहुत कम बच्चों को आए, जिनकी बहुत ज्यादा स्टडी हो, और वो हो सकता है जिनकी बहुत ज्यादा स्टडी हो उनको भी नहीं आए, उनके भी उस समय आ भी रहा हो तो उस समय दिमाग में वो स्लिप का जान नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर 30 क्वेश्चन जो उनको आ रहे हैं, है या नहीं है, समझ है ना, वो 30 क्वेश्चन जो उन बच्चों को आ रहे हैं, यानी कि नहीं आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के अंदर जो 30 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उनमें बच्चे क्या करते हैं, मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ इसका प्रयोग किया, बहुत से स्टूडेंट्स से डिस्कस किया, उसके बाद मैं इस प्रणाली पे पहुंचा कि वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 30 क्वेश्चंस में जनरली कुछ भी लिख जाते हैं। कई लोग तो भगवान का नाम लेके लिख जाते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, सब में ए डाल देते हैं कि बाकी 3 में ए डाल दो तो प्रोबेबिलिटी का रूल काम करेगा, 30 में से 8 तो सही होंगे ही होंगे, जो कि 1/4 का प्रोबेबिलिटी का रूल काम करेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है ही नहीं, सिर्फ प्लस मार्किंग है। ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे ये करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स है, कहने का दिया, वो इससे भी हटके करते हैं, और वो ए बी सी डी, ए बी सी डी इस तरह से उत्तर भरने का प्रयास करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो 30 प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, उन 30 प्रश्नों के अंदर हर व्यक्ति को करना तो ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मजबूरी है करने की, लेकिन वो कुछ न कुछ अल्टपा लगा के करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 70 क्वेश्चन आप बहुत मेहनत कीजिए, जो आपको आ रहा है वो 70 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर 30 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसमें आपको आंख बंद करके अल्टप्पा लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम तो लेना ही है, हाँ या नहीं, क्योंकि भगवान, अल्लाह, गॉड, ये तो शक्तियां है, ये तो आपकी मदद करेगी, वो तो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ में आपको भगवान ने दिमाग दिया है, तर्क करने की शक्ति दी है, वो भगवान ने दी है, आप उसका प्रयोग कीजिए। यदि आप उसका प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि आप अल्टप्पा लगा रहे हो तो आप 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही कर दो, मैक्सिमम 8 से 10 अल्टप्पे के अंदर ए बी कर दो, 8 से 10, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन आप तार्किक योग्यता क्षमता का प्रयोग करोगे, दिमाग का प्रयोग करोगे, लॉजिक का प्रयोग करोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप 30 में से
20 क्वेश्चन तक सही करके आ सकते हो, यानी 10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। इसका प्रयोग करके 10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जिसका सिलेक्शन हुआ और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनमें मात्र 5 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का ही अंतर रहता है। 1 नंबर से बच्चे ज़्यादा रुकते हैं, 2 नंबर से रुकते हैं, 5 नंबर से रुकते हैं, 6 नंबर से रुकते हैं। मैं खुद आईएएस परीक्षा के अंदर आफ्टर इंटरव्यू 1 नंबर से रुका हुआ, एक इंटरव्यू के बाद आईएएस में 1 नंबर यदि मेरे ज़्यादा होता, कोई मेरे को दे देता, तो शायद कहने का अर्थ है कि मैं उस इंटरव्यू को क्लियर कर चुका होता। इंटरव्यू तो दिया लेकिन उसको क्लियर करता है या नहीं, समझे ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई होती है, एक एक नंबर की लड़ाई होती है ना। आपको मेरी मार्कशीट में आपको बताऊंगा आईएएस 99 की मार्कशीट, जो मेरी चर्चित मार्कशीट है, जिसमें मेरा आईएएस मार्क्स है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, पूरे इंडिया में हिंदी मीडियम में। तो देखिए, तो एक एक नंबर की जो लड़ाई है उसमें यदि 10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर लो तो हो सकता है आप टॉपर बन जाओ उस एग्जाम का। कहा तो आप बाहर हो रहे थे, कहा आप टॉपर बन जाओ। टॉपर नहीं तो सिलेक्शन की संभावना तो हो जाती है। तो देखिए, जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको करना आपकी मजबूरी है, कुछ ना कुछ भर के आओगे, ऐसी स्थिति के अंदर आपको इस प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, चाहिए। उससे आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आप ज्यादा करके आ सकते हो। और हो सकता है आप मैदान में नहीं हो तो मैदान में आ जाओ, हो सकता है मैदान में आप सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाओ जिसका आपने कल्पना भी नहीं की हो। तो ये प्रणाली है ही ऐसी। और देखिए, आप ये मत सोचिए, मेरे स्टूडेंट्स जो आईएएस हैं अभी, समझ रहे हैं ना आप हमारे जो कहने कहता है कि व्हाट्सएप नंबर से आप उनके नाम ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, जो आईएएस है वो भी स्वीकार करते हैं कि नहीं सर, इस प्रणाली में आपके दम है, इसका फायदा हमको मिला। और कई स्टूडेंट जो अनेकों स्टूडेंट जो दूसरे एग्जाम सेलेक्ट हुए हैं वो तो मानते ही हैं, लेकिन वो लोग भी मानते हैं जो कि देश को चला रहे हैं कि नहीं सर, इसमें कुछ ना कुछ हमको फायदा मिला है या नहीं, इन चीज़ों का हमको फायदा मिला है या नहीं। इसलिए अपन इसको एक व्यर्थ की टॉक, यानी कि बेकार का कहने का था, बेकार की बात नहीं कह सकते। ये बहुत काम की बात है, इसका फायदा मिलता है, ऐसा हमने महसूस किया है और ऐसा बच्चों ने लिया है। तो देखिए, ये क्या होती है, तो जिसको 100 में से, देखिए पहली शर्त है नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। आपको जो प्रश्न आते हैं वो आप कर लीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, रात दिन एक कीजिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा। लेकिन जो प्रश्न नहीं आ रहे आपको, उसमें हम बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप उसमें अल्टप्पे मत लगाइए, आप लॉजिक का प्रयोग कीजिए। अब आप पूछेंगे कैसे, तो हम आपको अभी बताते हैं कैसे, ठीक है। देखिए ऐसे, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ आज वापस, है ना। ये एक क्लास आज ले रहा हूँ मैं, उसके बाद में मैं क्लास जब लास्ट में लूंगा, जब कोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ बच्चे पढ़ाई को छोड़ के इसके पीछे लग जाए। ये बात की बात है, जब पूरी मेहनत हो जाए उसके बाद में इस प्रणाली का प्रयोग करना है ना। अभी इसका कहने का अपने को प्रयोग नहीं करना है, तो अभी तो अपने को बहुत मेहनत करनी है, ठीक है ना। ये तो जो उत्तर नहीं आ रहे हैं उनको अपन किस तरह से करें, उसके लिए ये प्रणाली है, ठीक है ना। पहला काम अपने को मेहनत करने का, कठोर मेहनत। तो देखिए इसमें कैसे करता हूँ, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जो पहला है वो मेरा जो फर्स्ट इसका रूल है, इसके मेरे पास 100 से 150 रूल्स है ना। ये जो प्रणाली होती है इसको हम लॉजिकली L1 L2 से संबोधित करते हैं। जो हमारा L1 रूल है, ये आपको मैं L150 तक बताऊंगा, L1 से L150। आज मैं आपको शुरुआत के 5-8 बताऊंगा, एक डेमो दे रहा हूँ इसलिए। बाकी आपको जब आप कठोर मेहनत कर लेंगे, सारा मेरे से सिलेबस पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, हमारे और भी जो एक्सपर्ट्स हैं जो, उनसे भी आप स्टडी कर लेंगे, जब सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में इस प्रणाली का प्रयोग आपको पूरा मैं सिखाऊंगा, है ना। मैं खुद ही लूंगा इसका, क्योंकि ये मेरे कोई दूसरा एक्सपर्ट भी मुझे जाने नहीं पड़ा पाएगा। इसके लिए खुद को एग्जाम्स क्लियर करना बहुत जरूरी है या नहीं, वो अनुभव खुद का होना बहुत जरूरी है, जो कि मेरे पास है। बाकी इसको हर एक के पढ़ाने की बस की बात नहीं है। देखिए L1 क्या होता है, L1 के अंदर हम ये कहते हैं, कहने का अर्थ है कि हट उत्तर जो होता है ना वो हटकर होता है, हटकर होना, हटकर होना, बिल्कुल। जो हटके है वो उत्तर है। दुल्हन हटके होगी, दुल्हन को आप पहचान लेंगे, 20-200 वो 50 सहेलियों के बीच में खड़ी होगी ना, तो पहचान में आ जाती है कि वो दुल्हन है। हर आदमी पहचान लेता है दुल्हन ही है। आप जाते हो शादी ब्याह में, देखते हो, आप पहचान लेते हो ये दुल्हन है।
क्योंकि वो हटके होती है। बस जो रियल आंसर होता है ना वो हटके होता है, क्योंकि वास्तव में वो उसके उस प्रश्न की दुल्हन है वो। बाकी सब तो सही लिया है, बाकी के उत्तर तो सही लिया है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ये यूज में ली जाती है। तो हटके वो होगा कैसे, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई दुआ, जैसे कि अपने 4 नाम है, ए बी, मैं आपको प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, मैं 4 नाम बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 4 नाम इसके अंदर आए, ठीक है, और पहला नाम इसमें है मुंबई, ठीक, दूसरा नाम इसमें है दिल्ली, ठीक है, तीसरा नाम इसमें अजमेर, ठीक है, चौथा नाम है इसमें कोलकाता, कोलकाता। यदि ये प्रश्न मेरे सामने आए, समझ लो आप, तो मेरे को प्रश्न क्या है जानने की जरूरत नहीं है, ये 4 उत्तर है और मेरे को प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर नहीं आ रहा है, तो मैं प्रश्न को साइड में कर दूंगा, क्योंकि प्रश्न पढ़ लिया, मेरे को प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, तो मेरे को कोई तो निशान लगाना ही है। जनरली लोग क्या करेंगे, ए लगा देंगे मुंबई, या बी लगा देंगे, या डी लगाए, लेकिन मैं वो नहीं लगाता हूँ। मैं दिमाग का प्रयोग करता हूँ, लॉजिक का प्रयोग करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये 4 नाम है ना, देखिए ये मुंबई बड़े शहर का नाम है, दिल्ली भी बड़े शहर का नाम है, कलकत्ता बड़े शहर का नाम है, लेकिन अजमेर है वो छोटा शहर है, वो हटके है, इसलिए उत्तर इसका अजमेर होगा। क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बीच में अजमेर छोटा शहर कैसे आ गया, ठीक है ना। छोटा शहर इसलिए आया क्योंकि वास्तव में उत्तर अजमेर है, तो डालना उसकी मजबूरी है। प्रश्न क्या हो सकता है, शायद इसका प्रश्न यह था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, समझे ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, ठीक है, यह प्रश्न था। मैंने प्रश्न उत्तर से बनाया, इसका उत्तर मुंबई, दिल्ली, उसने अजमेर, कोलकाता, कोई मान लीजिए इलाहाबाद में बैठ के किसी पेपर सेटर ने पेपर सेट किया, वो इलाहाबाद में रहता है, तो वो क्या सोचेगा, मुंबई डाल दो, दिल्ली डाल, उसको राजस्थान के शहरों के नाम इतने याद नहीं भी ना वो ध्यान रखता है, तो मुंबई डाल दो, दिल्ली डाल दो, कलकत्ता डाल दो, लेकिन फिर उसने देखा अरे ये तो अजमेर में, तो वास्तव में उत्तर उसने क्या किया, अजमेर डाला। वो यदि अजमेर उत्तर नहीं होता और वो सोच रहा होता, तो वो चौथा शहर क्या सोचता, चेन्नई सोचता, बेंगलोर सोचता, हैदराबाद सोचता, बड़े शहरों के नाम ही सोचता। वो समझ आप इस चीज को, अजमेर नाम छोटा शहर उसने इसलिए चुना, सोचा क्योंकि वो रियल आंसर था, वो उसका डालना उसकी मजबूरी थी, तो ये उत्तर हटके हुआ ना अजमेर, ठीक है। और जैसे दूसरा मैं आपको प्रश्न बताता हूँ, दूसरा प्रश्न जो हटकर है, L1 चल रहा हटकर, उसमें मान लीजिए 4 उत्तर है, है ना। एक उत्तर आपके सचिन तेंदुलकर, है ना, दूसरा उत्तर आपके सुनील गावस्कर, तीसरा उत्तर जो आपका है कहने का चाहिए, वो मान लीजिए ये है, और चौथा उत्तर आपका महेंद्र सिंह धोनी, ये 4 उत्तर है। अब अटकर नाम होगा, देखिए 3 नाम फेमस है, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन विकास शर्मा का नाम आपने सुना नहीं, रणजी खिलाड़ी है, तो उत्तर क्या होगा, सी। यदि पेपर सेटर को चौथा उत्तर सोचना ही होता, रियली उत्तर नहीं होता, तो क्या सोचता, हो सकता है राहुल द्रविड़ का नाम सोचता हो, सौरभ गांगुली का नाम सोचता हूँ, या कोई और नाम सोचता हूँ, लेकिन उसको रियल आंसर डालना था, क्योंकि प्रश्न क्या था कि किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला, किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला, ठीक है ना इस चीज को। तो ऐसी स्थिति में विकास शर्मा उसको डालना ही था, खिलाड़ी चारों ही है क्रिकेट के, लेकिन विकास शर्मा रणजी खिलाड़ी रहे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला, तो ये नाम उन्होंने नहीं डाला, तो इससे मैंने प्रश्न बना दिया, ठीक है। तो देखिए जो उत्तर होता है वो डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, हटकर होता है, डिफरेंट भिन्न हटकर, हमेशा ध्यान रखिए उत्तर एक उस शादी समारोह, शादी के पूरे वेडिंग जो होता है, जो शादी समारोह होता है उसकी जान होती है उत्तर,
समझ गया? प्रश्न है दूल्हा, उत्तर है दुल्हन। अब प्रश्न यदि आप में है तो आपका प्रश्न अपने उत्तर को ढूंढ लेगा, यदि आपको लॉजिकली ये चीज समझ में आती है तो। ये आप ध्यान रखिए। ये आ गया, ठीक है। अब मैं आपको और बताता हूँ। मान लीजिए आपके 4 नाम मैं देता हूँ, है ना? 4 में कोई भी अपन 4 मान लीजिए इसमें नाम आता है, ठीक है। चार नाम आए। देखिए ये चारों में क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी फेमस है, राजीव गांधी फेमस है, नरेंद्र। गुलजारी लाल नंदा का नाम इतना फेमस नहीं है, लोग कम जानते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा। अब प्रश्न क्या है? कौन भारत का परमानेंट यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहा है? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। अब चूंकि यदि उसको गुलजारी लाल नंदा नहीं होता उत्तर और वो सोच रहा होता, तो शायद वो क्या नाम सोचता? मनमोहन सिंह, पी नरसिंह राव, ऐसे नाम सोचता जो प्रसिद्ध हो, जवाहरलाल नेहरू। किंतु रियल आंसर डालना होता है, तो रियल आंसर उसने डाल दिया गुलजारी लाल नंदा। तो देखिए गुलजारी लाल नंदा इन तीनों से थोड़ा हटकर है। तो मैं सोचता हूँ आपकी चीज समझ में आ गई है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। देखिए एल, इसी में L1 में ही मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जो हटकर है, जिसको आप कहते हो डिफरेंट। समझ रहे ना आप इस चीज को कि कि इसमें हटकर क्या है ना? वो चीज अपन उसी पे अपन चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए 4 उत्तर है, है ना? ठीक। देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि आपको अल्टरपल लगाना ही है तो आप कुछ भी लगा सकते हो, 2 3। लेकिन इस बात की संभावना इसमें सबसे ज्यादा है कि उत्तर क्या हो? सी हो। क्योंकि वो जब सोच रहा था पेपर सेटर, तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे सोच रहा था, लेकिन रियल उत्तर उसको उठाना पड़ा और वो था पॉइंटों में, तो उसने पॉइंटों में डाल दिया, ठीक है। यदि वो सोचता नहीं, समझ रहे ना? यदि वो सोचता नहीं तो रियल उत्तर ये नहीं होता, तो वो क्या सोचता? तो क्या सोचता? 6 सोचता, 7 सोचता, 8 सोचता। पॉइंट वाला उत्तर तो नहीं सोच सकता था। कोई भी पेपर सेटर जब सोच रहा था 2 3 4, तो अचानक पॉइंट वाला कैसे सोच लिया उसने? पॉइंट वाला सोचा नहीं, पॉइंट वाला डालना उसकी मजबूरी थी, और उसकी मजबूरी ने हमारे दुल्हन दूल्हे राजा की शादी कर दी, उसको दुल्हन दे दी। वो उत्तर हमको हमारे हाथ में आ गया, ये फायदा उसका हमने उठा लिया, उसके सोचने के तरीके का। तो पेपर सेटर के जो सेट पैटर्न है, उसका जो हम फायदा उठाते हैं, उसको हम कहते हैं तार्किक योग्यता। समझे ना? तो ये उसके उत्तर होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। बजाय अल्टरपे में कोई आपको अल्टरपा लगाना ही है तो आप इस पे लगाइए, 90% चांस है कि आपका उत्तर सही होगा। ठीक। मान लीजिए कोई उत्तर है, देखिए इसमें भी ये डिफरेंट है, यही दुल्हन है। जब वो सोच रहा था वही सेट पैटर्न, लेकिन जब उत्तर डालना था बटे में उसने उसको डाल दिया, ये हटकर है, तो ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं, इसी में L1 में मैं आपको बताता हूँ उत्तर का। जो L1 है, L1 में ये कहता है कि
देखिए एक और मैं आपको बताता हूँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक प्रश्न मैंने इससे सही किया। अच्छा क्या? नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो। मैंने एग्जाम इस टेक्निक से क्लियर नहीं किए हैं। मेरे सारे जो एग्जाम प्रिलिमिनरीज क्लियर हुए हैं ना, वो मेरी मेहनत से ही हुआ है, आप मान के चलिए। हाँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में जो मुझे नहीं आते थे, जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, वहाँ मैंने इस तकनीक का प्रयोग किया है और इसका फायदा मुझे मिला है, मैं मान सकता हूँ। आप ये मत सोचना कि मैंने सारे एग्जाम ऐसे टिक लगा लगा करके पास कर लिया, ऐसा नहीं है ना, आप गलत मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तकनीक फायदा तब देती है जब आपने बहुत मेहनत की हो और आपने सारी पढ़ाई पढ़ ली हो और आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हो, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हो, उसमें आपको यदि अल्टरपल लगाना है, ऐसी स्थिति के अंदर ही आप कहने का इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हो। ये देखिए जैसे कि राजस्थान, गुजरात, है ना, राजस्थान, गुजरात, लखनऊ, मध्य प्रदेश। देखिए ये जहाज सोच रहा, जब वो सोच रहा था ना, तो राज्यों के नाम सोच रहा था, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, कहने का था झारखंड, बिहार, लेकिन जब उसको रियल उत्तर डालना था तो उसने गलती कर दी, और उसकी गलती ने आपके दुल्हन ढूंढने में आपकी मदद कर दी। उसने गलती ये की कि उसने जब उत्तर देखा, आखिर वो भी तो किसी किताब में देखेगा या ऑनलाइन देखेगा, लिटरेचर से देखेगा, तो उसमें लिखा होता कि ये चीज लखनऊ में संपन्न हुई, ठीक है, इस चीज को, तो उसने लखनऊ को यूपी में कन्वर्ट करना वो भूल गया। वो ऐसी गलती करेगा, जैसे आप पे जो दबाव है कि आपको आता हुआ भी आप नहीं कर पाते हैं, ये उस पर भी दबाव है पेपर सेटर पे कि वो छोटी छोटी गलती करेगा और उसकी गलती आपको फायदा देगी, उसकी हर गलती आप मान के चलिए कि आपको फायदा देगी, आपका एक प्रश्न में इजाफा करेगी। वो लखनऊ को यूपी में चेंज करना भूल गया और उसका उत्तर लखनऊ है तो है। मैंने एक प्रश्न, मुझे अब याद नहीं है किस परीक्षा में था, क्योंकि मैंने तो सारे स्टेट से दे रखा है, यूपी, एमपी, एचपी, हरियाणा, सारी प्रिलिमिनरी मेंस दिए हुए मेरे, तो मेरे को याद नहीं है क्या आईएएस में था किस में था, लेकिन मुझे ये याद है कि एक प्रश्न जो था उसमें 4 शहरों के नाम थे, 3 नाम बड़े शहरों के थे, 3 राज्यों के नाम थे, लेकिन एक था गुवाहाटी। गुवाहाटी शायद राष्ट्रीय खेल का प्रश्न था वो, कि इस साल के राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए, शायद वो गुवाहाटी में हुए थे, मेरे को याद है। तो गुवाहाटी उत्तर मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तीनों राज्यों के नाम थे और वो गुवाहाटी को असम में कन्वर्ट करना भूल गया। तो मैंने कहा जब ये सोच रहा था तो इसने राज्यों के नाम सोचे, ये शहर का नाम इसने कैसे उठा के उत्तर में डाला है, तो उत्तर यही है, और मैंने घर आके देखा तो उत्तर वही था, गुवाहाटी था। तो इस चीज का फायदा आप उठा सकते हो, ठीक है ना। देखिए बहुत मेहनत करने के बाद ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप सॉल्व कीजिए, लेकिन जिन प्रश्नों में अपने को कुछ भी मन से लिखना है, अल्टरपल लगाना है, उन्हीं प्रश्नों में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रख लीजिए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स मेरे से टेक्निक सीख लेता है, फिर बाद में मेहनत करना कम कर देता है, उनको लगता है तो ऐसे ही हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो मेहनत करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, कठोर मेहनत के बाद ही सिलेक्शन होता है, किंतु जो प्रश्न जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें इस तकनीक का प्रयोग होता है। हाँ, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें मैं आपको और तरीका बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया था, बुद्धि बुद्धि वाला, बुद्धिमत्ता पूर्ण जो योग्यता होती है उसका तरीके से अपन उसको करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल अपन तार्किक योग्यता की बात करें, वो की इसी से होगा। मैं सोचता हूँ ये आपके समझ में आ गया कि ये क्यों हुआ, ठीक है। देखिए ये L1 था, L1, L2 क्या होता है, लॉजिक 2, सेम पैटर्न, है ना, समान तरीका, पेपर सेटर का एक पैटर्न सेम होता है, समझ रहे हो आप। देखिए मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जो पेपर सेट होते हैं, समझ रहे हैं ना आप इस चीज को,
उनमें कई सारे एक्सपर्ट से क्वेश्चन लेता है, हिस्ट्री वाले से हिस्ट्री का लिया, इकोनॉमिक्स वाले को इकोनॉमिक्स से लिया, लेकिन जो फाइनल पेपर सेटल होता है उसका एक पैटर्न होता है और वो उसी पैटर्न के अनुरूप ही उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप इस तरीके से इसको करिए, ठीक है ना। उसी के तहत पे उसका एक वो सेम पैटर्न हम उस पेपर में हम देखते हैं। मान लीजिए दो उत्तर आपके आपके 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 4 उत्तर में ये था उत्तर ए बी, ए व बी दोनों, ना तो ए व ना ही बी। मान लीजिए ऐसे 5 क्वेश्चन आए जिनमें 4 उत्तर आए थे, ए बी सी डी, ए बी ए बी। यदि उसके 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते थे और उनमें उत्तर ए व बी दोनों आए, तो 5वां क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है उसका उत्तर भी यही होगा, ए व बी दोनों ही होगा, क्योंकि वो सेम पैटर्न पे चल रहा है, उसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न को लेके वो चल रहा है। यदि उसके 3 या 4 क्वेश्चन, कुल 5 क्वेश्चन ऐसा है जिनमें 4 ऑप्शन ऐसे थे ए बी दोनों और दोनों में से कोई नहीं, ना ए व ना बी, या तो 4 क्वेश्चन में यदि 3 या 4 में उसका ये पैटर्न है कि ए व बी दोनों है, समझे नहीं, तो मान के चलिए वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें भी उसने यही पैटर्न ऑप्ट किया, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों यही ऑप्ट किया उसने, 100% ऑप्ट किया है। हालांकि 90% संभावना है, देखिए 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, और ये तो उन प्रश्नों के लिए जो आपको आ ही नहीं रहे, कुछ ना कुछ करना ही है तो क्यों ना दिमाग लगा के करें, मिलना ही है, यहाँ खोना तो कुछ नहीं है, वैसे ही आप कुछ तो भरोगे ही, तो क्यों ना दिमाग से भरो, है जो पाना ही है, तो 90% उसका चांस होगा कि ए व बी दोनों का इसका उत्तर। ये हमने देखे में अनेकों पेपर के पैटर्न हमने देखे, उसके बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। देखिए इसे L2 के अंदर ही मैं लेता हूँ आपको। L2 में ही क्या होता है जो मैं आपको बताऊं, यदि सेम पैटर्न अपने को लेना है, सेम पैटर्न के अंदर ही है। मान लीजिए वो लेता है, कहने का है कि एक प्रश्न का उत्तर लेता है अंगूर, ठीक है, दूसरे में वो लेता है सेब, ठीक है, कुछ क्षेत्र में अंगूर, कुछ में सेब, और बी वो लेता है नाशपाती। मान 100% उसका उत्तर ही होगा, क्योंकि वो व्याख्या कर रहा है, वो व्याख्या कर रहा है। जो देखिए मैंने आपको कहा था जो दुल्हन होती है उसका श्रृंगार होता है, वो रियल आंसर को हमेशा सजाएगा, क्योंकि उसको ध्यान है जो रियल आंसर है उसका स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है, वो उसको समझाएगा आपको, जैसे अंगूर सेब कुछ नहीं। यदि देखिए ये चीज क्या उसके दिमाग में क्यों आएगी भाई, वो अंगूर सोच रहा था, सेब सोच रहा था, नाशपाती सोच रहा था, हो सकता है वो केला सोच लेता, ये अचानक ये बात कहाँ से आ गई कि कुछ में तो अंगूर कुछ में सेब, क्योंकि ये आंसर है उसका, ये उस प्रश्न का उत्तर है, तो उसके दिमाग में इतनी बड़ी लाइन आई है, वो स्पष्ट करना चाहता है आपको अपने उत्तर को, ये मान के चलिए। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर ये उत्तर आपका होगा, मैं सोचता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको L3 टेक्निक लेता हूँ, L3 L3 में क्या होता है, अतिरिक्त श्रृंगार। देखिए उसके पास भी एक वेनिटी बॉक्स है उसका, है ना, वो निश्चित रूप से लेके बैठता है, और वो जो रियल उत्तर होता है उसका, समझे ना, उसको कुछ अतिरिक्त उसका श्रृंगार करता है। अब पहचानना आपको है, मान लीजिए ए बी सी डी,
कोई उत्तर है वो है आपका बिल्ली, है ना, चूहा, ठीक है, बिल्ली है, चूहा है, इसके अलावा आपका कुत्ता है ना, उसके अलावा आपके मान लीजिए शेर है। 4 उत्तर उसने दिए, ठीक है। तो जो रियल आंसर होगा, आप समझ रहे ना उस चीज को, उसके वो क्या करेगा, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखेगा। आप समझ रहे ना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि इसके ब्रैकेट में उसने लिखा डॉग, उत्तर यही होगा। देखिए, बिल्ली के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, चूहे के ब्रैकेट में भी कुछ नहीं लिखा, शेर के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, लेकिन कुत्ते के ब्रैकेट में उसने डॉग लिखा। क्यों? वो स्पष्ट कर देना चाहता है, वो अपने उत्तर को स्पष्ट कर देना चाहता है कि हिंदी का कोई शब्द यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ध्यान हो सकता है ये शब्द हिंदी का इसके समझ में नहीं आ रहा हो। मान लीजिए वो स्वान लिख देता है, यहाँ स्वान, कुत्ते की जगह लिख देता है स्वान, आपके समझ में नहीं आएगा ना, तो ब्रैकेट में उसने लिख दिया डॉग। रियल आंसर को वो स्पष्ट करेगा, जो वास्तव में जो उत्तर होगा उसको वो समझाएगा कि भैया उत्तर ये है, उसका वो श्रृंगार करेगा, वो बताएगा, तो उसके स्वान के आगे वो क्या कर देगा, डॉग, वो उत्तर आपका होगा। समझ रहा, क्योंकि उसमें ब्रैकेट में कुछ ऐसे आपने देखा होगा, कई पौधे होते हैं, पौधों के नाम आते हैं बायोलॉजी में, उस पौधों में जिस पौधे के आगे इंग्लिश में कोई नाम दिया हुआ है ना, एक नाम और दिया हुआ है, वो उत्तर होगा, क्योंकि रियल उत्तर को वो समझाएगा। रियल उत्तर में वो पूरी तरह से आपको कहने का अर्थ है कि बताएगा कि भैया उत्तर ये है। तो आप समझ गए होंगे कि जो आंसर होता है, रियल उत्तर होता है, ये उस दुल्हन की तरह होता है जिसका श्रृंगार किया होता है, वो अलग से नजर आता है। अब पहचानना आपको है कि रियल उत्तर कौन सा है। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइम टाइप का जो एग्जाम है ना, वो गेम है, लक भी काम करता है। आप बहुत पढ़ के गए, एग्जाम में नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, एक बच्चे ने आधे घंटा पहले पढ़ा 5 क्वेश्चन, उसको एजिटिव मिल गए, उसने जिस पैटर्न पे पकड़ा, मिल गए, ये गेम है। इसमें सिलेक्शन के लिए मेहनत तो जरूरी है ही है, बहुत मेहनत, लेकिन उसके साथ कुछ दिमाग का प्रयोग भी आवश्यक है ना, और भाग्य तो आपका है कि आपका दिमाग का प्रयोग कितना सफल रहा, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उत्तर रियल होता है उसमें अतिरिक्त श्रृंगार होता है, वो ब्रैकेट में कुछ ना कुछ इंग्लिश में दे देता है, ताकि उसके उत्तर पे बॉयकॉट ना हो, उसका उत्तर समझ में आ जाए। बच्चा, आपने जान होगा आजकल वो मांगते हैं, मांगती है ना पब्लिक सर्विस कमीशन की, आपत्ति हो तो बताओ, तो बच्चे लिखते हैं साहब ये जो शब्द है ये गलत है, ये हिंदी का शब्द, तो पेपर सेटर क्या करने लगे, अपने आप को बचाने के लिए रियल उत्तर को बिल्कुल ध्यान से करते हैं, बहुत ध्यान से उस पर दिमाग लगाते हैं, बाकी उत्तर से उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन रियल आंसर पे वो बहुत टाइम देते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो बच्चे के समझ में नहीं आवे, कहीं ऐसा नहीं हो कि हिंदी का शब्द त्रुटिपूर्ण है तो हिंदी भी शुद्ध हो, तो इस तरह की वो चीजें करते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये चीज आपके शायद समझ में आ गई कि अतिरिक्त श्रृंगार क्या होता है ना। और अतिरिक्त श्रृंगार में और भी कहने का था कि आप कर सकते हो कि मान लीजिए 4 उत्तर है, एक आपको मैं और बता देता हूँ, ये भी अतिरिक्त श्रृंगार है, बाकी उत्तर ब्रैकेट में नहीं है, लेकिन कोई उत्तर ब्रैकेट में दिया हुआ, 100% वही है, वो अतिरिक्त श्रृंगार है। आप समझे ना, दुल्हन का अतिरिक्त श्रृंगार उसको पहचान करा देता है लोगों को कि ये दुल्हन है, और उत्तर का अतिरिक्त श्रृंगार जो बच्चा बैठा है उसको पहचान करा देता है कि उत्तर ही है, ये तय, ये आप मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, मैं एल जो आपका फॉर की बात करूंगा उसमें होता है चारों गलियों का प्रयोग। यूज ऑफ द फॉर स्टिक्स, ये क्या है, ये ऐसा होता है, मान लीजिए कि मिस्टर रामलाल थे, वो, उनको ये कहा गया उनकी कंपनी के द्वारा कि भैया आप ऐसा करिए कि उनका अमाउंट नहीं आया, आप उनसे घर जाके अमाउंट लेके आइए, ठीक है। अब वो जयपुर पहुंचे, जयपुर में 4 गलियां में वो रहते हैं, उन्होंने 4 गलियां बता दी, मान लीजिए उन्होंने बता दिया कि ये वो सचिवालय के पास रहते हैं,
बी वो बस स्टैंड के पास रहते हैं। सच वाले जाएगा सेक्रेटरी, यहाँ इस नाम का आदमी रहता है आसपास कि भैया नहीं रहता सच वाले। तो फिर वो क्या करेगा, बस स्टैंड जाएगा, उसके आसपास पूछेगा कि भैया यहाँ कोई आदमी रहता है, नहीं रहता है सर। फिर वो रेलवे स्टेशन जाएगा और रेलवे स्टेशन के पास में हो सकता है उसको मिल जाए, और नहीं भी मिला तो फिर चौड़ा रास्ता में तो रहता ही है, चौड़ा रास्ता में वो जाके पूछेगा तो उसको जगह मिल जाएगी कि वो कहाँ पे रहता है, और वो उस आदमी के पास पहुंच जाएगा और अपनी रिकवरी कर लेगा। अब आप कहेंगे सर ये एक आपने बेकार की जो फालतू की स्टोरी सुनाई, इसका हमारे इससे क्या लेना देना है? इसका फालतू मत समझिए। कई लोग कहते हैं फालतू नहीं है, चारों गलियों का प्रयोग बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, समझा जाए तो कैसे? देखिए, हर जो प्रश्न होता है उसके 4 उत्तर होते हैं ना, ए बी सी डी, है ना? 4 उत्तर होते हैं ना, ये 4 गलियां। लेकिन लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, उन गलियों का प्रयोग नहीं करके जयपुर में जैसे आदमी गया और ढूंढने लग गया, वैसे उसको ढूंढने लग जाता है, उसको ढूंढने लग जाता है, भैया कहाँ है, तू किधर है, नहीं मिलेगा। गलियां यदि उसको बताया हुआ है कि 4 गलियों में रहता है तो उसका प्रयोग करे ना। जैसे मान लीजिए प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 50, ठीक, और x माइनस वाई बराबर 10, ठीक, और उत्तर दे रखा है x बराबर 10, वाई बराबर 20, x बराबर 20, वाई बराबर 20, x बराबर 30, वाई बराबर 20, x बराबर 20 तो वाई बराबर 30, उत्तर दे रखे 4। अब हमको क्या करना है, गलियां ढूंढने की जरूरत नहीं है, लॉजिक थोड़ा दिमाग से काम कीजिए। कैसे? देखिए, x 10 है और माइनस वाई 20 है, तो x में से 20 तो जाता ही नहीं है, तो ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता। x 20 और y 20 बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि उनका अंतर आ रहा है, ठीक है, कुछ तो ए देखा नहीं हो सकता, बी देखा नहीं हो सकता, तो उत्तर क्या है, सी। x में हमने 30 रखा, y में 20 रखा, 30 में से 20 गए 10, और 30 प्लस 20 बराबर 50, तो उत्तर हमारा सी है, ये राइट उत्तर है। लेकिन मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को ऐसे करते हैं, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो क्या करेंगे ऐसे, -2y बराबर -40 और y बराबर -40/2 बराबर 20, फिर y का मान रखेंगे इसमें 20, है ना, प्लस x तो बराबर 50, फिर वो करेंगे x बराबर 50 माइनस 20 बराबर 30, फिर वो कहेंगे अच्छा x 30 इसमें आ रहा है, y 20 इसमें आ रहा है। कितना टाइम लगा, और एग्जामिनेशन हॉल में था उस पर वैसे ही प्रेशर है, टाइम की भी कमी है, वहां तो निश्चित रूप से वो इसको गलत करके आएगा 100%, क्योंकि उसका टाइम की प्रॉब्लम है और उसको तरीका भी नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको क्या करना, कुछ नहीं करना, जो गलियां दी है, पहले ये गली देखी, ये उत्तर देखा नहीं आया,
ये दूसरी गली नहीं है, तुरंत उत्तर 1 सेकंड में आ गया, ये उत्तर है 30, 20, 10। हमको आंसर का प्रयोग करना है, रियल आंसर से ही समझ में आएगा कि कौन सा आंसर है। तो उस तरीके से नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं। इस लंबे तरीके से तो कंफ्यूजन है। गणित में कहीं भी माइनस प्लस हो गया आपका हो गया, लेकिन आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस है तो आप इससे कर सकते हो, लेकिन आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए, चलो कोई बात नहीं, आपके पास एक प्रश्न है, अब आपको एक्स और वाई के मान देते हैं, ए बी सी डी, 3 4 4 3 है ना, 2 3 3। अपने को इसको आप सॉल्व करोगे ना, पूरा पेज, एक पेज लगेगा, उस पेज से पूरा सॉल्व होगा, पूरा पेज लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन हम क्या करते हैं, 4 गलियों का प्रयोग करते हैं। पहला या उत्तर ये देखिए, हमने इसमें रखा एक्स की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, लेकिन एक्स वाई से बड़ा है क्योंकि एक्स स्क्वायर मान, तो ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स माइनस वाई 7 आ रहा है तो ये उत्तर नहीं होगा, एक्स इसमें छोटा आ रहा है। तो हम अगला देखा, एक्स बराबर 4, 4 चौक 16, वाई का स्क्वायर 3 का 9, 16 प्लस 9 बराबर 25 आ गया उत्तर। अब इसमें देखिए, एक्स की जगह 4 16 माइनस 9 बराबर 7, ये आ गया दोनों में, तो उत्तर ही है। देखते पता लग रहा, आप आंसर से चलिए, ए बी सी डी, उत्तर से जो चारों गलियां दी हुई है उन गलियों में देखिए कि आपके या तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये। देखिए, ये उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही नहीं सकता आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, बहुत लंबा चौड़ा तरीका है। ये तो कोई मैथ्स में एमएससी पीएचडी किया हुआ उसी के बस की बात है भैया, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से आप इतने क्लिष्ट क्वेश्चन को भी इतनी आसानी से कर सकते हैं। जो सबसे टफ उत्तर क्वेश्चन है उसको आपने कितना इजी वे में सोल्व कर दिया, खाली आंसर से रखा, ठीक है ना। हम तो देखिए, हम तो ये लॉजिक लगाते हैं सब जगह, हमने तो जो कहने का था इस लॉजिक को ऐसी जगह प्रयोग कर लिया आप सोच ही नहीं सकते हो। दादा दादी पिताजी और बुआ की बहन, 4 उत्तर है, आप मान के चलिए। रिश्तों का जो प्रश्न होता है ना, रिलेशंस का, उत्तर यही होगा, क्योंकि अचानक ये जो उत्तर आया ये अटके, बुआ की बहन, दादा दादी पापा में बीच में ये कहां से आएगा, समझ रहे ना। रिश्तों के बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप मिनटों में कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए कहीं ऐसा नहीं हो, मैं इसलिए पहले नहीं कराता हूँ। कई लोग कहते हैं सर आप तो इसी को पढ़ा दीजिए शुरू के 30 दिन, अब भैया इसके 30 दिन मैं पढ़ा दूंगा तो मेहनत करने से तो आप हो जाओगे दूर, आपको लगेगा ये तरकीब बढ़िया है, अपन तो वैसे ही कर लो। ऐसा नहीं, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत हार्ड वर्किंग कीजिए, और जितने क्वेश्चन आ सकते हैं आप मेहनत से कर लीजिए। ये तो उन क्वेश्चन के लिए जो आपको आता ही नहीं है, फिर भी अपने को लगता है कि कुछ तो लिखना ही है, कुछ तो इसमें टल्ला लगाना ही है, तो क्यों ना अपन को लॉजिक अपन दिमाग लगाए और मेरी जो 100 सवा सौ जो टेक्निक्स है इनका अपन प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करें, समझ रहे ना। तो ये आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चंस का आपको जो फायदा है वो आपको मिलेगा। चारों गलियों का जो उत्तर का मैंने बताया है ये एक सेट पैटर्न है, आप मान के चलिए। यानी कि हम तो कोई भी प्रश्न जैसे उसमें वंश का आता है, दादा दादी नाना और बीच में पापा आ गया, तो हम तो उसको भी कर लेते हैं कि जब 2 पीढ़ी से अचानक 1 पीढ़ी पे कहा गया, ये उत्तर वही होगा। यानी कि आप मान के चलिए कि हर पेपर सेटर का एक पैटर्न होता है। अब मैं आपको इसका कंक्लूजन करना चाहता हूँ, सारी चीजें मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, पहले अपन पढ़ाई करेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया अपन समझेंगे, उसके बाद में सब अभी आर्थिक शब्दावली चल रही है
उसके बाद में अपन राजनीति से इंडियन पॉलिटी लेंगे, सब लेंगे। उसके बाद में जब पूरा कोर्स हो जाएगा, सब अपने समझ में आ जाएगा, उसके बाद में अपन इन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो प्रश्न अपने को बिल्कुल भी नहीं आए तो उसमें अपन कैसे दिमाग लगा करके सॉल्व करें। तो इसके लिए मैं कंक्लूजन करता हूँ, इनमें 4 चीजें ध्यान रखिए। पहला, आपको बहुत मेहनत करके सारे क्वेश्चन सही हो उसका प्रयास करना। दूसरा, यदि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसी स्थिति में उन क्वेश्चन को करना तो आपको ही है, मजबूरी है, क्योंकि वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कोई कुछ भी लिख रहे तो कुछ मार्क्स मिल जाए। ऐसी स्थिति के अंदर आपको लॉजिक, इसका जो है मेरा ये लॉजिकली प्रोसेस है, इनमें L1, L2, L3, L4 का प्रयोग करना, ठीक है। और तीसरा, इसमें ज्यादा संभावना होती है कि आपके उत्तर सही है, 100% कुछ नहीं होता, लेकिन संभावना बनती है। कुछ लिख ही रहे हो आंख बंद करके, इससे अच्छा ये है कि आप कुछ दिमाग लगा के लिखो। क्योंकि पांचवा, ये जो प्रोसेस हमने बनाया है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव, जिसमें मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, जो कि शायद बहुत अधिक मात्रा में, उसके बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा। और कई जो बच्चे जिनसे एग्जाम दिए, उनसे डिस्कशन करने के बाद, और जो बच्चे मेरे से सफल हुए पढ़ करके, चाहे IAS बने हुए भी या RS बने हुए या कुछ भी है, उनसे भी मैंने राय ली। ऐसा नहीं हो कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। उन्होंने भी मुझे जब कहा कि नहीं सर, निश्चित रूप से इस चीज का फायदा एग्जाम्स में मिलता है या नहीं है, और उसके बाद ही हम इस प्रोसेस पे पहुंचे हैं। और इसमें यही संभावना बनती है कि कुछ आपको अतिरिक्त मिल जाए, जो जा रहा है आपके हाथ से वो मिल जाए। और हो सकता है कि जो 30 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, उसमें 10 क्वेश्चन जो आप अल्टप्पा लगाते तो शायद सही होते, हो सकता है इससे कुछ 5-10 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाए, तो आप जो मैदान में 2-3 नंबर से आप बाहर रह दो, तो आप अंदर आ जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए। और हमारी तो यही शुभकामना है कि आप सभी व्यक्ति मेहनत करें, और सभी व्यक्ति यानी कि एग्जाम्स में चयनित हो, और आप अच्छा सा आपकी जॉब लगे। इसी शुभकामना के साथ मैंने आपको आज तार्किक योग्यता पढ़ाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल से तिवारी क्लासेस का जो ऑनलाइन कोर्स है, जो जनरल स्टडी का जनरल कोर्स है, जो 365 रुपये में 365 दिन है, जो तिवारी क्लासेस ब्यावर के यानी जो गूगल प्ले स्टोर है, उसमें तिवारी क्लासेस ब्यावर जो है कहने का है, उसमें उपलब्ध है, आया नहीं है। और उसमें आप इसको डाउनलोड करके 365 रुपये में 1 रुपये प्रतिदिन में जो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको 365 वीडियो भी फ्री के मिलते हैं, और आप, मैं और हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको एक एक चीज कंसेप्ट आपके क्लियर करेगी। और उसके बाद में तार्किक योग्यता क्षमता पे भी अलग से मैं कम से कम 20 से 25 दिन आपको एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा, ताकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता है वो भी आपसे हो। और कल से हमारा जो टाइम है वो हमने 5 से 6 की जगह 6:15 से 7:15 कर दिया है, ताकि जो लोग ऑफिस गए वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो कह रहे सर हम लाइव क्लास में बैठना चाहते हैं, लेकिन ऑफिस में आते आते 5:30-6 बज जाती है घर पे, या जो कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज स्कूल से आते हैं वो लेट हो जाते हैं, उन सब के लिए हिसाब से हमने कल से 6:15 से 7:15 डेली 1 घंटा हमारी ये क्लास होगी। और आप ध्यान रखिए, मैं ये बोर्ड जरूर मेरे पास हाईटेक है, किंतु इस हाईटेक बोर्ड का प्रयोग मैं कम से कम करता हूँ। पेन ड्राइव का प्रयोग मैं करना उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर बच्चे के पास में सारा लिटरेचर ऑनलाइन किताबों के रूप में, नोट्स के रूप में यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन वो उसके काम का तब है जब उसके चीज समझ में आवे। बहुत ज्यादा पढ़ना सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, कम पढ़ना लेकिन समझना, उसको समझना, वो सिलेक्शन की गारंटी है। आपने पढ़ा कम, लेकिन जो पढ़ा वो समझा, तो आप राइट उत्तर करके आओगे। आपने बहुत पढ़ लिया लेकिन वो समझ में नहीं आया, तो एग्जाम के आजकल पैटर्न थोड़े टफ से टफ हो रहे हैं, वहां जाके आपके सब वो एक से हो जाएंगे और आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। आपको समझना है उसको। तो मेरा जो पैटर्न है वो यही है कि आप एक एक चीज समझो, एक एक, जैसे मैंने आपको बेरोजगारी समझाई, तो एक एक चीज समझाई कि प्रचलित दर क्या होती है, या किस तरह से इसको अपन चयन करता है। तो काफी स्टूडेंट ने कहा सर बिल्कुल हमारे समझ में आ गई। तो एक एक चीज समझना, जो समझोगे वही आपकी पूंजी है। ये किताबें, पेन ड्राइव, कंप्यूटर के नोट्स, ये आपकी पूंजी नहीं है। जो चीज समझ में आ गई आपके, वही आपकी पूंजी है, क्योंकि एग्जाम में आप उसी का प्रयोग कर सकते हो, उसी से आप सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और हर चीज समझिए, और नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को शाम को दोबारा देखिए, रात को, निश्चित रूप से वो आपके समझ में आ जाएगी, 100% आ जाएगी। और बाद में हम कुछ टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, उनसे आपके और कुछ आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है? ओके, थैंक यू।